सीसी मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं? अबूरी सदर होते हुए मैं हुकूमत से भी अपील करता हूँ, इलेक्शन कमीशन से भी अपील करता हूँ कि आप पाबंद नहीं हैं सदर के किसी ऐसे इकदाम पर अमल दरामद के, क्योंकि सदर 9 सितंबर के बाद एक अबूरी सदर हैं और उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई इलेक्शन डेट अनाउंस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी वक्त भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ये चाहते हैं कि नवंबर के पहले 2 हफ्तों के अंदर इलेक्शन हो जाए और वो 12 नवंबर से पहले की कोई तारीख देना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने बाकायदा तैयारी कर ली है। अब इससे एक नया बहरान पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहा है कि अगर सदर आरिफ अलवी साहब कोई तारीख दे देते हैं तो इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली उसको रिजेक्ट कर देगा। अब अगर इलेक्शन कमीशन सदर साहब की तारीख को रिजेक्ट करता है तो एक नया आईनी बहरान पैदा होगा। अब ये जो आईनी बहरान होगा उसको कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे आई है। डॉलर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट का रेट जो है वो इंटरबैंक रेट से नीचे गया है और लोग अब डॉलर बेचने के लिए आ रहे हैं, खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा। अब बिजली के मामलात में भी स्टेट ने कुछ एक्शन लिया है जिसका रिजल्ट आपको आता हुआ नजर आ रहा है। फिर ईरानी तेल के बारे में पहली मरतबा पाकिस्तान में एक्शन लिया गया है जिससे करोड़ों लीटर के हिसाब से ऑयल जो है ज़ाया किया जा रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है। तो अब अगर सदर साहब का ये फैसला आ जाता है तो ये जो ट्रैक पे आई हुई इकॉनमी है उसका क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। अब सदर साहब की तरफ से जब ये अंदिया दिया गया है कि कोई तारीख दी जा सकती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में से सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसने इस खदशे को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके अंदर स्प्लिट है और बिलावल भुट्टो साहब ये चाहते हैं कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि इनको फरवरी तक जाना चाहिए। अब ये जो स्प्लिट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इसकी क्या हैसियत है वो भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों चाहती है कि इलेक्शन आगे चले जाएं, बाकी पार्टीज क्यों चाहती हैं कि इलेक्शन जल्द हो जाए, और अगर सदर साहब ऐलान करते हैं तो क्या पीटीआई की तरफ से इस ऐलान को खुश आमदेद कहा जाएगा और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पहली मरतबा इमरान खान साहब को सपोर्ट करेगी, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने सदर साहब को खत लिख दिया है और उन्हें कहा जी आप जाएं, बस आप फौरी तौर पे ऐलान कर दें। तो ये जो ऐलान है और इसके बाद की जो सूरत हाल है वो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, इनका ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और सेनेटर हमायूं महमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक है। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, हमायूं साहब आपकी तरफ, ये बताइएगा क्या वाकई सदर साहब चाहते हैं कि वो इलेक्शन का ऐलान करते हैं, जबकि आपको पता है कि उन डेट्स पे इलेक्शन नहीं हो सकेगा? जब उन डेट्स पे इलेक्शन नहीं होगा तो फिर ये नया क्राइसिस पैदा करने का क्या फायदा होगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं कैसी चीज को देखता हूँ, मैं आप जो कह रहे हैं ना आईनी बहरान होगा, मेरे लिहाज से ऑलरेडी आईनी बहरान है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक्ट पास हुआ है कि जो कि आपके आइन के साथ क्लैश। आइन आपको कहते हैं 48 में आइन कहते हैं मुमलिकत आफ्टर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो असेंबली को तहलील कर देंगे और फिर उसका जो 5वें शेक है उसमें कहते हैं कि वो डेट देंगे। अच्छा, इस दौरान में एक एक्ट पास हुआ है, वो एक्ट इख्तियार देता है डेट अनाउंसमेंट का इलेक्शन कमीशन को। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 224(2) अगर हम ये जो डेट अनाउंस भी होगी वो डेट 90 डेज के अंदर होगी, 90 डेज के बाहर नहीं हो सकती। तो अब इलेक्शन कमीशन अगर अनाउंस नहीं कर रहा 90 डेज के अंदर, तो ये सदर का इख्तियार बिल्कुल बनता है कि वो 90 डेज के अंदर करे। 90 डेज इज कॉन्स्टिट्यूशनल डे। अगर आप उससे ज्यादा जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कि भाई हमने इसके अंदर नए हल्का के लिहाज से करना है और उसमें भी कुछ ऐसी कोई सीटें वीटें चेंज नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सदर साहब जो दे रहे हैं डेट देंगे वो बिल्कुल आइन के मुताबिक।
जो मसले हैं जो आपने इंट्रो में इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल, एक सिंपली सवाल है इसमें कि सदर साहब की जो मुद्दत है वो 9 सितंबर को खत्म हो गई और सदर साहब को इसका पता था, और अगर उन्हें तारीख देनी थी तो 9 सितंबर से पहले दे देते। वो क्यों इंतजार करते रहे कि उनकी मुद्दत खत्म हो जाए और उसके बाद जब वो अबूरी सदर हो जाए, जब उनके पास कोई इख्तियार ना रहे, तो वो इस किस्म का लेटर लिखते हैं। ये एक अजीब सी चीज है जिसकी समझ नहीं आ रही। मैं आपको जोसेफ मैं आपको समझा देता हूं। असल में आपने जिस शख्स की पहले वो बताया अपने वो है, आप मुझे आर्टिकल 44 पढ़ के सुना दे और उसमें कहीं अगर बुरी करो। नहीं सर, वो बात नहीं है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस चीज को चैलेंज कर रहा हूं कि जब सदर साहब को पता था असेंबली अगस्त में डिसॉल्व हो गई थी, अगस्त में वो दे सकते थे, 9 सितंबर से पहले वो ये तारीख का ऐलान कर सकते थे, वो क्यों उन्होंने इंतजार किया कि उनकी मुद्दत खत्म हो जाए और उसके बाद वो ऐलान करें? नहीं, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने मुद्दत खत्म होने के इंतजार नहीं किया, उन्होंने पहले टाइम दिया है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे। आई थिंक उन्होंने अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को चांस दिया है कि वो आईनी तौर पर 90 दिन के अंदर का डेट वो कर दे, अनाउंस कर दे। अगर इलेक्शन कमीशन वो नहीं करता तो यहाँ पे आ जाता है ऑटो राइड। जो ऑटो राइड होता है, ओवर होता है कि जब कहीं गलत चीज हो रही है तो आपको जो सीनियर बंदा होता है वो उसको करेक्ट कर देता है। तो ये ऑटो करेक्शन हो रही है कि 90 डेज के अंदर ये। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है कि वो अपने नहीं किया, तो अब वो आईनी तौर पे जो 90 डेज के अंदर इलेक्शन का वो अनाउंस कर देंगे और उनको करना। ठीक है। अच्छा, उसमें सर एक और चीज डॉक्टर साहब वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज से 16 दिन पहले सदर साहब को बता दिया था कि तारीख देना हमारा इस्तेहकाक है, हम देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी खबर आ गई, बाकायदा उन्होंने रिलीज की कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में हो सकते हैं, बहुत जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर उन्होंने नई हल्का बंदियों की तारीख दी कि 30 नवंबर को या 31 नवंबर को हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद फिर दिसंबर के अंदर उसके ऊपर बात होगी। वो फिर सदर साहब ने निगरान वजीर कानून को बुलाया, उन्होंने साफ उनको कह दिया कि ये तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, आपका काम नहीं है। तो सदर साहब को पता था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं चाह रहा था सदर साहब पहले ही ऐलान कर देते, इसका तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, देखिए इस तरह होता है कि सदर साहब ने उनको बता दिया कि यार तारीख देना उनका काम है, बिल्कुल जरूर वो तारीख दें। उन्होंने तारीख दी नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की मार्च में भी उन्होंने वायलेशन की थी, वो दोबारा वायलेशन करना चाह रहे थे। तो सदर साहब ने इस दफा अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको कहा है कि आप तारीख दो 90 दिन के अंदर। अगर वो कह रहे हैं कि हमने हल्का बंदियां करनी है, सब कुछ करने है, ये आईनी तकाजा नहीं है। आईनी तकाजा सिर्फ तब होता है, आर्टिकल 55(5) में तब आता है जब आपकी सीट्स की चेंजेस आ जाती है। अगर वो नहीं हो जाती तो फिर ये आईनी तकाजा नहीं है। तो आइन के अंदर रहते हुए उनको 90 डेज के अंदर देना है, वरना अगर आप एक दफा 90 डेज से आगे चले गए तो फिर 120 डेज, 320 डेज, 520 डेज, 5000 डेज, फिर उसके बाद जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन आपका मतलब बिल्कुल ठीक है। और मैं तगी साहब के पास जाता हूं। तगी साहब देखें, अब सदर साहब किसी वक्त भी ऐलान कर सकते हैं तारीख का। आपकी पार्टी डिवाइडेड है इसमें। बिलावल भुट्टो साहब ये चाहते हैं कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन हो, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर सदर साहब ने अनाउंस किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको खुश आमदेद कहेगी। अब आसफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि फरवरी के अंदर हो। हम इस वक्त ना नून लीग को नाराज करें ना एस्टैब्लिशमेंट को नाराज करें, तो ये स्प्लिट क्यों है आपकी पार्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई, आपके दो सवाल है एक बात में। मैं पहले सवाल की तरफ आता हूं कि आपने प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के बारे में बात की। जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, उसी रात को मेरा टॉक शो था, और उस टॉक शो में मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि लेटर वापस ले लें। इस लेटर वापस लेने में इस हाउस का, इस कुर्सी का बहुत बड़ी इज्जत और ऑनर होगा, इसलिए कि कल इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा और इसको लेटर लिखेगा जवाब में कि इलेक्शन का टाइम देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वही हुआ। अभी आता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन के अनाउंसमेंट की तो पीपल्स पार्टी का क्या होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी के मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 90 डेज में मुतालबा किया है।
नो डाउट कि लोग मुख्तलिफ के CCI में क्यों नहीं किया, CCI को क्यों एंडोर्स किया, डिलिमिटेशन के साथ क्यों एग्री किया, उन वहां पे कहना चाहिए था, ये अलग डिबेट है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टैंड है कि 90 डेज में इलेक्शन हो। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो कुछ कहा है वो भी आईन को सामने रखते हुए कि मईशत ट्रैक पे आ गया है, मईशत को ठीक करना चाहिए, डिलिमिटेशन की जरूरत है, डिलिमिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को टाइम की जरूरत है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाना। तो इसका मतलब आसिफ अली जरदारी साहब की राय और बिलावल भुट्टो साहब की राय में फर्क है। और एक इंफॉर्मेशन ये भी निकली थी कि CCI का जब इजलास हो रहा था तो चौधरी एतजाज अहसन साहब को बुलाया था बिलावल भुट्टो साहब ने, और आसिफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि एतजाज अहसन साहब वहां पे आए, और उनको ये कन्वे किया गया कि वो नहीं आएंगे। लेकिन जब वहां पे आसिफ अली जरदारी साहब आए तो सामने वो बैठे हुए एतजाज अहसन, तो वो वापस चले गए। उन्होंने कहा जी मैं इसके साथ नहीं बैठना। देखिए जावेद साहब, मैंने भी रिकॉर्ड पे है कि मैंने एतजाज अहसन के खिलाफ बहुत बड़ी ट्वीट की है, और ये इसलिए कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे इंडिया, तो इंडिया के दौरे पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म एतजाज हसन की था ट्वीट पे। तो एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मेरी एक मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती थी कि मैं अपने चेयरमैन के दिफा के लिए उनको जवाब दे दूं। तो ज्यादातर लोग ऐसे थे उस हाउस में भी कि एतजाज को नहीं चाहते थे कि ये हाउस में बैठे, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है पार्टी का, अगर वो चाहते थे कि नहीं आना चाहिए तो आ गया। और मैं ये मुझे पता नहीं है इसलिए कि मैं CC का मेंबर नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एतजाज की आने की वजह से उसमें बैठने से इनकार किया है। ये मुझे वैसे कंफर्म कीजिएगा इस चीज को। रोकड़ी साहब ये फरमाइए, सर आपकी पार्टी की तरफ से भी ना सदर साहब को सपोर्ट किया जा रहा है ना इनकार किया जा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं इलेक्शन 90 दिनों के अंदर हो या 490 दिनों के अंदर हो? सर हम कोई सदर को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हम ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है ही नहीं, एक मैंडेट नहीं है, और वो मैंडेट और इख्तियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। प्रेसिडेंट साहब क्योंकि एक पार्टी का अभी तक कारकुन है, ठीक है, और वो बावजूद 5 साल सदर पाकिस्तान रहने के उस लेवल पर उसने एलिवेट नहीं किया, ठीक है, और वो जो बहरान पर बहरान पैदा करने का इस पार्टी का एक कल्चर बन चुका है। असेंबलीज, जिस दिन असेंबली से इस्तीफे दे के निकले, फिर पंजाब असेंबली, फिर KP एंड ऑल दैट, और फिर कभी लॉन्ग मार्च, और क्या मुझे ये इलेक्शन दो, मुझे वो इलेक्शन दो, तो हम इसको उसी का तसलसल समझते हैं कि ये अभी तक मैच्योर पॉलिटिक्स या मुल्क के लिए या एक संजीदगी की तरफ बढ़ने के लिए इनका ना कोई इरादा है। ये वही एक खलंडरापन है, चाहे 70 साल का आदमी है तो वो भी खलंडरा है, और चाहे ये मौसूफ इतना अरसा बैठने के बाद भी अगर ये कह रहे हैं हजरत कौन ये, जैसे ये बात ये जो अभी निकली हुई है, अभी तक तो गॉसिप है, लेकिन आप लोगों तक जो गॉसिप भी पहुंचती है उसमें बहुत वजन होता है, और अगर ये कह रहे हैं तो एक तो ये कह नहीं सकता, लेकिन ये कह भी सकता है। ठीक है, कह नहीं सकता ऑफिशियली, लीगली ये नहीं कह सकता, यानी सदर खत नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, ना डेट दे सकता। मुद्दत खत्म हो गई आपका पहले, अब मुद्दत भी और अदरवाइज भी मैंडेट नहीं है। ठीक, लेकिन ये कह इसलिए सकता है कि जिस पार्टी का कारकुन है ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यानी वैसे एक इंफॉर्मेशन और भी है, मैं आपके पास सवाल छोड़ के वापस आऊंगा आपकी तरफ। सवाल यह है कि एक इंफॉर्मेशन ये भी लीक की जा रही है कि सदर साहब इसलिए करना चाहते हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान आएंगे और उनके पास ये इशू चला जाए और वो आते ही एम्बेरस हो जाएं, क्योंकि अगर वो फर्ज करें 90 दिनों का वो नहीं कहते कि 90 दिनों के इलेक्शन सरकार, तो फिर उससे फिर उनकी पोजीशन जो कंप्रोमाइज होगी, और अगर वो कह देते हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन करवाएं तो फिर स्टेट की पोजीशन कंप्रोमाइज हो जाएगी। ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। रोकड़ी साहब, अब ये पोजीशन ये है कि अगर सदर साहब ये ऑर्डर कर देते हैं तो जाहिर है फिर इशू अल्टीमेटली, क्योंकि उधर से इलेक्शन कमीशन इसको रिजेक्ट कर देगा और इलेक्शन कमीशन अपनी तारीख देगा या नहीं देगा, और उसके बाद ये इशू जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा तो अब दो लोगों में से किसी एक ने एम्बेरस होना है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एम्बेरस होंगे क्योंकि अगर वो 90 दिन का ऑर्डर करते हैं तो इलेक्शन हो नहीं सकेगा 90 दिनों में, तो ये एक ऐसा फैसला होगा उनका पहला जो इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। और अगर वो कहते हैं कि नहीं 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाएं तो स्टेट नहीं करवा सकेगी, तो स्टेट कंप्रोमाइज होगी। तो अब सदर साहब चाहते क्या है बेसिकली? सारे थोड़ा सा पीछे चले जाए, ये वही हजरत हैं जिन्होंने इन प्रेजेंट चीफ जस्टिस जिन्होंने चेयर में आना है, इनके बारे में एक निहायत जालिमाना रेफरेंस दायर किया था। तो ये मासूम नहीं है, शरारती आदमी है। ठीक है, उस रेफरेंस को रखें और फिर बाकी इनकी ट्वीट्स को देखें
जो हजरत ने पिछले दिनों में की, तो ही कैन प्ले एनीथिंग बैड विद द कंट्री। इनको मुल्क का, अवाम का कोई एहसास नहीं है। इनको जिन चीजों का एहसास है ये उसी खेल पे खेलेंगे, जिसको जितनी गेम आती है, जैसी आती है, ये वही गेम खेलेगा ये शख्स। और हर यानी तमाम को इसके बारे में अगर कोई ये कहे ना कि दे आर क्लियर अबाउट हिम, तो वो फिर गलती होगी। एवरी शुड बी ऑन गार्ड कि ये हजरत साहब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये अब पाकिस्तान की सूरत हाल देखें आप पहले, और इस सिचुएशन में अगर ये एक नया बहरान पैदा हो जाता है तो पाकिस्तान को इसका नुकसान है, और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि कोई दरमियान का रास्ता निकालें सब लोग बैठ के, ताकि पाकिस्तान चलता रहे। अगर हम रोज ही इस तरह चोट के ऊपर एक और चोट लगाते चले जाएंगे तो पाकिस्तान तो फिर मेरा ख्याल है खुदा ना खासा डिफॉल्ट कर जाएगा। सर देखिए इस तरह है, मैं इसको कैसे देखता हूँ, पाकिस्तान का बहरान जो है वो और इनकी वजह से नहीं है। पाकिस्तान का बहरान ये है कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं है। पाकिस्तान में जो आइन कहता है हम लॉज बनाते हैं, वो लॉज बनाते हैं और हम आइन लॉ के दरमियान फर्क करते हैं और लॉ को सुप्रीम समझते हैं। पाकिस्तान ठीक कि हम आइन तो फिर वो कहता है कि यार ये है, हमें जरूरत है प्रैक्टिस करना। जब आप आइन ये कि फर्ज करें एक लॉ, अगर उस लॉ के तहत मेरे और आपका कोई झगड़ा हो जाता है तो हम दोनों को कानून के पास जाना चाहिए। अगर मैं पिस्तौल निकाल के आपको गोली मारता हूं तो वहां पे लाकानूनियत हो जाती है, वहां पे आपके लोग मुझे आके मारेंगे हमारे, तो वहां पे एक बहरान पैदा हो जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, अगर हम लोग कानून के लिहाज से करेंगे और हम कानून के पास जाएंगे, कोर्ट्स के पास वो इंटरप्रेट करेगा, मैं ये समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। अगर सदर साहब उन्होंने डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 वो देखिए ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट इख्तियार है कि वो कर ले। समझता कि वो खुश उनके कोई इसमें समझते हैं। वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपको दोबारा कॉल मिला रहे हैं और उस वक्त मैं इधर स्टूडियो में आऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब की आवाज क्लियर करें प्रोड्यूसर साहब। तभी सर ये फरमाइएगा सर, ये जो सारी सूरत हाल है ना, इसके अंदर आपकी पार्टी जो है ना उसमें दो राय हैं, ये आप तस्लीम भी कर रहे हैं इसको, तो कम से कम बाहर तो कंसेंसस छोड़ें, अपनी पार्टी के अंदर तो कंसेंसस पैदा कर लें। जावेद साहब, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी, आपको भी पता है और हर एक पार्टी के बारे में भी आप जानते हैं कि फैसले लीडरशिप करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाएगी जरूर और आप भी देंगे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो भी मेंबर होते हैं वो खुल के बात करते हैं। ठीक है। और इसलिए खुल के बात करते हैं कि अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर वहां सीसी में बात भी ना करे तो फिर इस कमेटी का मकसद क्या है। और लीडरशिप अगर अपने मेंबर्स की राय को वजन नहीं देते, एहतराम नहीं देते, तो फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कीमत नहीं होगी। तो पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में 2 मीटिंग हुई, कराची और लाहौर में, वहां पे खुल की बात की और वहां पे ये डिसाइड हुआ कि 90 डेज में इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन अगर जरदारी साहब ने जो कुछ कहा, मैं सपोर्ट इसलिए करता हूं कि आज स्मगलर के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, बिजली चोरों के खिलाफ जो एक्शन लिया, डॉलर चोरों के खिलाफ, टैक्स चोरों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, चीनी के खिलाफ, तो मैं इस तनाजुर में देखता हूं कि अगर इस हुकूमत ने या इस वक्त जो स्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, मिलके सब कुछ कर रहे हैं और फिर मैं ये दावा भी करूं कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, तो मेरे लिए एक न एक शुगून होगा कि अगर 3-4 महीने, मैं 3 महीने की डिमांड करता हूं, अगर 4 या 5 महीने में इलेक्शन हो गया और फिर जब इलेक्शन हो जाए, इलेक्टेड बॉडी वजूद में आ जाए, एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने मईशत भी मजबूत हो, वहां पे मतलब कि जो गैर कानूनी जो सराफे बाजार है उनको बंद करना, स्मगलरों को बंद करना, चीनी चोरों को पकड़ना, बिजली चोर। देखिए मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें 1-2 महीने से क़यामत नहीं आएगी, लेकिन जरूर ये एक फायदा है उस जमात को जो अवाम उसके मैनिफेस्टो मंशूर को दे दे, वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो इलेक्टेड बॉडी के लिए बहुत आसानियां पैदा होगी और वो उस चीज को जारी रखेंगे
कंटिन्यू करेंगे फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। तो आपका ख्याल ये है कि आसिफ अली जरदारी का मौका ठीक है, ज्यादा बेहतर है? मैं इस तनाजुर में बिल्कुल गलत और ठीक की तरफ नहीं जाऊंगा। बिलावल दोनों चीजें ठीक तो नहीं, देखिए नहीं देखिए बिलावल साहब की अगर लेकिन आपकी पार्टी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ट्वीट किया और उसके जवाब में बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा एक नैरेटिव दिया है मीडिया को, तो सामने पता चल रहा है कि लड़ाई है अंदर। देखिए मैं समझता हूं कि अगर दोनों बातें कानून और दस्तूर को सामने रखते हुए सही है तो फिर हम इसको लड़ाई न कहें, इसको अपनी सोच और अपने फिक्र की बात होनी चाहिए। जरदारी साहब, बिलावल साहब चढ़ाई नहीं करते हैं, टकराव नहीं करते हैं, गालियां नहीं देते, 90 डेज में इलेक्शन चाहते हैं। जरदारी साहब ने उनके साथ मईशत की बात की, डिलिमिटेशन की बात की, इलेक्शन कमीशन की बात की। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पे देखिए, वहां बिलावल साहब ने इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबर्स पे अदम एतमाद नहीं किया है, लेकिन यहां पे जरदारी साहब ने खुल के कहा कि हमारा एतमाद है। तो मेरे ख्याल में इसको तजाद नहीं कह सकते, अलबत्ता दोनों की बातों में वजन है और दोनों बातें अगर हो जाए तो पाकिस्तान, दोनों काम तो नहीं हो सकते ना, 90 दिनों में भी इलेक्शन करवाएं और फरवरी में भी। देखिए अगर 90 में इलेक्शन हो जाए तो आईन और दस्तूर है, लेकिन अगर डिलिमिटेशन हो जाए, मईशत के लिए जो इकदाम उठाए हम उनको सपोर्ट कर ले, दोनों चीजें ठीक तो नहीं हो सकती, इलेक्शन दोनों पॉसिबल तो नहीं है ना सर। दोनों देखिए, अगर पर से सपोज इलेक्शन कमीशन चाहते हैं कि हमें डिलिमिटेशन के लिए वक्त की जरूरत है और मौजूदा सेटअप ने ये जो इकदाम उठाए हैं, जरदारी साहब ने बात की, हमारे है कि सदर साहब एक तारीख दे दें और वो नवंबर के पहले हफ्ते की या पहले 10 दिनों में। मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने कहा बहुत अच्छा फैसला किया, आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर इस शेर की थोड़ी सी उसकी ज़हन में इज्जत है तो उनको एहतरामन उनको चाहिए कि वो अनाउंसमेंट करे। नंबर 1, उस दिन जब ट्वीट किया था, उस ट्वीट की वजह से जावेद भाई, अगर आपका पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, रोकनी साहब का पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, उसी दिन उनको मॉरली तौर पे रिजाइन देना चाहिए था। ठीक है। इस प्रेसिडेंट की वजह से आपका मुल्क इस काबिल नहीं रहा कि वो ये कहे कि ये एक सुप्रीम कमांडर का आप चेहरा है। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, दो नैरेटिव है आपके सामने। एक तो तंगी साहब का ये कहना है कि सदर साहब को ये नहीं करना चाहिए, और सदर साहब को पहले उन्होंने ट्वीट करके पाकिस्तान की इकानमी को डीरेल कर दिया और पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई दुनिया में, तो अब उन्हें दोबारा बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए कि अपने घर चले जाएं या खामोश रहें। और दूसरा, रोकड़ी साहब का ये कहना है कि सदर साहब शरारत करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े। तो जनाब आप जवाब दीजिएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो मैं क्या समझता हूँ, ये जो जरदारी साहब ने बात की थी वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। अगर आपने लोगों को पकड़ना है, आपने इस तरह के जो डॉलर इधर उधर जा रहे हैं उनको पकड़ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये डेमोक्रेटिक इशू नहीं है। सर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये काम नहीं हो सकेगा। और सर ये किसमें क्या नहीं हो सकेगा, वही सारे इदारे जो अभी तो आप अपने दौर में कर लेते ना सर। और सर ये अगर देखिए, अगर फर्ज करें हमने उस दौर में नहीं किया, इसका मतलब है आइंदा कभी नहीं होना चाहिए। और अगर ये होगा तो जरूरी है कि ये बगैर इलेक्शन के नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तहत होता रहे, ये काम का दस्तूर है। ठीक। रही बात ये कि अगर सेनेटर तंगी साहब कह रहे हैं, मैं उनके मतलब जो वो कह रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू का मैं एहतराम जरूर करता हूं, मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। देखिए, बेइज्जती हुई थी इस बात की कि आपका जो सदर है और तो आइन के मुताबिक काम, उसने जो कुछ कहा वो आइन के मुताबिक कहा। अब अगर हम लोगों ने ऐसे लॉज बना लिए जो आइन से तसादुम है और हम उन लॉज को सपोर्ट कर रहे हैं जो आइन से तसादुम है, तो फिर ये कसूर किसका? कसूर तो हम पार्लियामेंटी लोगों का है ना, जिन्होंने गलत लॉ बनाया है। इन्हीं लॉ को तो चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट में कि आप अपनी इंटरप्रिटेशन बताएं कि ये क्या लॉज रहने भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी वायलेशन हो रही है आपके दस्तूर की। लेकिन सर ये माजी में सदर साहब के कुछ ऐसे फैसले हैं कि जिन पे सदर साहब ने बाद में शर्मिंदगी का इजहार भी किया, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था वो सदर साहब के ऑफिस से गया था और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने भी उस पर मदद की और सदर साहब ने भी की। तो जरूरी नहीं है सदर साहब का हर फैसला जो आप समझें कि आइन के मुताबिक भी हो और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की सालमियत को सपोर्ट भी करता हो। मैं जावेद साहब इसको रिस्पॉन्ड करता हूं। देखिए, उनका वो रेफरेंस देना वो आइन के मुताबिक है, वो रेफरेंस देना गलत था
हाँ, उन्होंने आइन के मुताबिक खुदा का माफ करिए, उनका बड़कपन था, ये उनका बड़कपन था कि उन्होंने अपनी गलती मानी और सॉरी भी कहा। तो सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है सर, अब वो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उससे और उससे जो आईनी बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ, अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा रेल पे वापस नहीं आ सकी, ट्रैक पे अपने। झूठा रेफरेंस, सबसे पहले झूठे रेफरेंस को आईनी रेफरेंस। अच्छा अब ये फरमाइएगा सर रोकड़ी साहब कि ये सारी जो सूरत हाल है आपके सामने, वे आउट क्या है सर? वे आउट ये है कि सर इन एक जबरदस्त सा एहतसाब हो जाए, एहतसाब हो जाए और मामला क्लियर कर दिया जाए। कैसे? और एहतसाब किया जाए, जैसे आपने एक बड़ा अच्छी निशानदेही की, तंगी साहब ने भी कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी आती है ना इलेक्शन के बाद, उसके लिए इतने चैलेंजेस होते हैं कि वो स्टेबल ही नहीं होती। तो आज जिन चैलेंजेस को फेस कर रही है ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और इन चीजों को हल करके पॉलिटिकल पार्टीज को जब वो इलेक्शन में लेके जाती है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो बड़ी सिक्योर सीट के अंदर बैठ के अपनी गवर्नेंस कर सकेगी। इसके अंदर हमारी तो ये दरखास्त है कि इसके अंदर एहतसाब भी शामिल कर दें, और उसके अंदर एहतसाब में हम कल भी बैठे। मतलब ये तो फिर पार्टीज को पकड़ेंगे ना? नहीं, जिसको भी पकड़े, जिसने भी किया है, जिसने भी किया सर, जिसने भी किया, मेरी गुजारिश पे सर देखिए, एहतसाब 100 लोगों की लिस्ट है कराची की। मैं कराची की बात नहीं, मैं पाकिस्तानियों की बात करूंगा कि जिस पाकिस्तानी ने किया है उनको तो बिल्कुल। पर सर दूसरा एहतसाब सियासतदान है जो ईरान का तेल, तो सर अल्लाह करे 30% सियासतदानों को लटका दे, ठीक है, बाकी अगर जो मुजरिम है, लेकिन वो एहतसाब ये नहीं है कि ईरानी पेट्रोल में 2 बंदे आपकी पार्टी के। सर मैं कहता हूं दोनों को सबसे पहले लटकाइएगा, मैं यहां प्रोग्राम में बैठ के अप्रिशिएट करूंगा, ठीक, यानी आई अप्रिशिएट दैट। दूसरा सर उन्होंने बात की जो हमारे भाई कह रहे थे, और कितनी खूबसूरत बात कह रहे थे कि उस रेफरेंस को वो कह रहे थे जस्टिफाइड है, एक झूठा रेफरेंस आईनी है, एक झूठा रेफरेंस, धोखा रेफरेंस, झूठ की बुनियाद पर आप विक्टिमाइजेशन ऑफ सच अ पर्सन एट सच अ सीट कर रहे हैं, और आप उसे कह रहे हैं ये आईनी रेफरेंस है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का बहरान, जावेद भाई पाकिस्तान का बहरान शुरू हुआ जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ एक लेजिटिमेट तरीके के साथ इनकी हुकूमत गई। अब इस शख्स को और इसके एमएनएस चाहते थे, एमएनएस बहुत सारे चाहते थे, लेकिन हजरत सुनते किसी की नहीं थे। उनको चाहिए था वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठते, इस प्रोसेस को चलने देते। बहरान उस दिन शुरू हुआ जिस दिन साइफर लहराया गया, बहरान उस दिन शुरू हुआ जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया और किसी और गेम पर चल पड़े। जब असेंबलियां अपनियों से इस्तीफा दिया तो बहरान दर बहरान, ये पाकिस्तान ने 17 साल में ये क्राइसिस नहीं देखा जो हम इनके क्राइसिस को देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो प्रेसिडेंट वाला भी ये जो शैतानी है या जो ये नहीं, वैसे सदर साहब के साथ लफ्ज अच्छा नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल के शरारत कर रहे हैं, शरारत कहते हैं। एक आईनी उनके पास एक इख्तियार है उसको। चलिए सर उसको हम एक चुटकुलापन कह देते हैं, कुछ तो कह देते हैं ना। एक मकाम पर आईनी नहीं मानेंगे, मैं गुजारिश नहीं मानेंगे। मकाम का तहफ्फुज इंसान अपने किरदार, अपनी तदब्बुर, हिकमत और अपने करैक्टर के साथ करता है। गालिब की एक बात सुनाना चाहूंगा। मिर्जा गालिब जब बचपन में थे तो उन्होंने किसी बूढ़े को देखा तो कहा चल लो बुड्ढे हट। तो उनके वालिद ने कहा, उन्हें कहा आप आला खानदान के, आपने कहा चल बुड्ढे हट। उन्होंने कहा हमें बुजुर्ग और बुड्ढे के अंदर फर्क मालूम है। ठीक है, ये बुड्ढा था जिसको हमने यानी उन्होंने कहा इनकी इसकी हरकतों का हमें मालूम है कि ये बुड्ढा है। तो ये गालिब का एक बहुत पुराना मकूल है और जिंदगी में हमने भी यही सीखा है। तो आप सदर साहब को सदर नहीं मानते, यानी हम इसको एक पार्टी का एक कारकुन समझते हैं, और जो मिजाज उस पार्टी का है हम उस मिजाज के ऊपर पूरा उतरता हुआ सदर साहब को। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की तरफ जाना है। हुमायूं साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन इस वक्त हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप ही की पार्टी के साथ इनका ताल्लुक भी है और पाकिस्तान के जो नामवर वकला हैं उनमें से पहले ये दूसरे नंबर पे आते हैं। खान साहब आपका शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये क्या सदर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? एक तो क्योंकि उनकी मुद्दत खत्म हो गई 9 सितंबर के बाद, और दूसरा जब एक कानून के अंदर तब्दीली आ गई, इलेक्शन कमीशन के पास अब ये इख्तियार चला गया, तो इन दोनों सिनेरियोस में सामने रख के जवाब दीजिएगा सर। देखिए, जो सदर के पास इख्तियार है तारीख देने का, वो किसी आम कानून के तहत नहीं, बल्कि वो तो आइन के तहत किया गया है। तो इसलिए वो आइन के तहत जो इख्तियार है या आइन का जो शिक है वो हर कानून से बालातर है।
ठीक। तो लिहाजा जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट को इन्होंने अमेंड किया है, उस इलेक्शन एक्ट के कोई भी शिक जो है अगर आइन की शिक से टकरा होगा तो आइन की शिक जो है वो प्रिवेल करेगी। ठीक। वो जो है कानून की शिक उस हद तक जो है सदर साहब के पास इख्तियार है, वो तारीख दे सकते हैं। बिल्कुल, बल्कि उनको देनी चाहिए। ठीक। उनको उन पर ये आइन की एक जिम्मेदारी है कि जब रिजॉल्व किया उन्हें उसी को दे देनी चाहिए तारीख। उन्हें ये तारीख जो थी वो 9 अगस्त को दे देनी चाहिए। ठीक। हर सूरत वो अगर तब नहीं दी तो अब दे दें, कोई अमर माने नहीं। लेकिन सर अब तो उनकी मुद्दत खत्म होगी ना सर, तो मुद्दत जब खत्म हो जाए तो अब वो सिंबॉलिकली रह गए हैं प्रेसिडेंट, तो क्या अब भी दे सकते हैं वो? नहीं, सिंबॉलिकली कैसे, आईनी तौर पर है। आइन में ये लिखा हुआ है कि सदर जो है जब उसकी मुद्दत खत्म भी हो जाए, जब तक कि उसकी जगह दूसरा सदर मुंतखब होके ना आ जाए, तब तक वो अपने सदारती जो है फराइज पूरे करेगा और सदर रहेगा। ही विल कंटिन्यू टू बी प्रेसिडेंट। इसलिए वो कोई फर्क ऐसा नजर नहीं आता आइन में उस सदर में जो कि अभी अपनी टर्म के अंदर है और वो जो कि अपनी टर्म के बाद सिर्फ इस खातिर सदर है कि अभी अगला सदर मुंतखब होना। ठीक। अब अगला सवाल ये है सर कि जाहिर है जब ये इलेक्शन की तारीख देंगे तो इलेक्शन कमीशन उसे रिजेक्ट भी कर सकता है और अपनी भी तारीख दे सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख दे दी, एक तारीख जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने दे दी, तो फैसला कहां पे होगा, फैसला कौन करेगा फिर? जाहिर है ऐसी सूरत हाल में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होगा अगर कल को ये मामला चैलेंज होता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है सदर के होते हुए सदर की तारीख को ओवरराइड करने का, तो वो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा इलेक्शन कमीशन। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कानूनी और आईनी खान साहब कि सदर साहब सिर्फ वफाकी असम्बली की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शंस होंगे फिर वो सदर साहब के जो दायरा अख्तियार से निकल जाएगा, फिर गवर्नर्स को करना पड़ेगा। अब गवर्नर्स अगर उसकी तारीख नहीं देते तो पूरे पाकिस्तान में फिर इसका मतलब एक नया आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। जिसमें आईनी बहरान तो पहले ही मौजूद है, लेकिन सदर अगर नेशनल असेंबली की तारीख दे देते हैं तो जो सूबाई जो गवर्नर हैं सूबों के, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा उससे बाहर निकलना, क्योंकि ट्रेंड सेट हो जाएगा और ये चीज साबित हो जाएगी कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, उसका तारीख सदर दिया। ठीक हो। और अगर ना भी दिया उन्होंने पहले तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो आइन की पर जो फर्ज है गवर्नर पर तारीख देना वो किसी तरह से टल सकता है। ठीक। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। सर ये फरमाइएगा कि सदर साहब की नीयत पे बहुत शक है, तंगी साहब को भी और रोकड़ी साहब को भी, वो कहते हैं कि कानून को छोड़ें, आइन को छोड़ें। सदर साहब एक बहरान पैदा करना चाहते हैं और पहले भी बहरान पैदा करते रहे हैं वो। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही? डॉक्टर साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही। हेलो, नहीं आवाज आ रही है? जी 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 फरमाइएगा। आपने मेरा सवाल सुन लिया, दोबारा करूं सर? मैंने सवाल सुन लिया। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी जबरदस्त बात है कि रोकड़ी साहब और तंगी साहब जो है ना लोगों की नीयतें भी पढ़ सकते हैं। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है कि जब कोई किसी की नीयत समझ जाए तो फिर तो मसला ही खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये याद रखें कि अब जब प्रॉब्लम आ जाती है एक इदारे और दूसरे इदारे के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एक ऐसा कानून बन गया जिसने थोड़ी सी अभाम पैदा कर दिए, तो फिर जो सही बॉडी है और बकौल हमारे आपके दोनों ऑनरेबल पैनल के सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है और होना भी चाहिए और है भी, तो लेट देम डिसाइड कि व्हाट इज द राइट थिंग। अब अगर वो कहते हैं कि यार ये सारा का सारा खाली नेशनल असेंबली का डेट हो जाएगा या प्रोविंशियल असेंबली का, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सारे एक ही दिन होने चाहिए। उन्होंने लिखा हुआ है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो 90 डेज के अंदर होगा। अब अगर इलेक्शन कमीशन भी डेट देता है उसमें लाजिम है कि 90 डेज के अंदर की डेट दे। अगर उसके पास इख्तियार है डेट देने की तब भी डेट 90 डेज के अंदर की होनी चाहिए। तो अगर वो 90 डेज के अंदर के डेट नहीं देता तो वो आर्टिकल 6 का मुरतकिब होता है। और ये ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं। ये किसी की नीयत क्या भांपेंगे, इन्होंने खुद क्या किया है। ये मार्च में अगर आर्टिकल 224(2) पूरा हो जाता, इलेक्शन हो जाते,
तो आज ये बहरान पैदा ही ना होता। ये बहरान पैदा इसलिए हुआ कि हम लोग ने आइन को पामाल किया था। सही बात। आइन पामाल। अच्छा, अब ना मैंने ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, लेकिन एक सवाल है, एक इशू है जो आपके सामने मैं रखता जा रहा हूं कि कुछ चीजें आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे तो होती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होती। मसलन फर्ज कर लें कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया और कानून अगर ये कह देता है कि उसको जिंदा करके लाओ, तो जिंदा तो नहीं हो सकता वो। और सेम अगर फर्ज करें कि एक कहते हैं जी एक बंदे ने तरबूज काट दिया है और जो काटा हुआ है कानून ये कहता है कि अब उसने उसका अजाला करना है, उसको जोड़ना है दोबारा, तो जोड़ तो नहीं सकेगा। अब सवाल यह है कि अगर ऐलान कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन कमिश्नर प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं होगा, उसके लिए उसे 54 डेज चाहिए इलेक्शन की तैयारी करने के लिए। तो आप इलेक्शन प्रैक्टिकली नहीं करवा सकेंगे, एक बहरान तो पैदा करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान भी ऑर्डर कर देती हैं, सदर साहब भी ऑर्डर कर देते हैं, तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि क्या वो प्रैक्टिकली मुमकिन है या नहीं है। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तंगी साहब, एक तो आप हाथ उठा रहे थे, दूसरा अगर सदर साहब अनाउंस कर देते हैं और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कर देते हैं, तो फिर मसला तो हल नहीं होगा, मसला मजीद गंभीर हो जाएगा। मैं जावेद भाई डॉक्टर साहब की एक सेंटेंस का जवाब देना चाहता हूं कि ये दोनों अच्छी बात है कि नीयत तो कभी पता चला। देखिए, नीयत का पता उसके किरदार से आप उसकी नीयत पे बात कर सकते हैं। ठीक है, हमने डॉक्टर अलवी साहब का किरदार देखा है कि वो कभी भी मुल्क का सदर नहीं रहा है, वो पीटीआई का सदर रह चुका है। तो पार्टी में थे ना, तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि वो उसकी इसी वजह से उसकी नीयत का हमें अंदाजा है। इसको उसकी नीयत का अंदाजा हमें इसलिए कि उसके किरदार को हमने जज किया, ऑब्जर्व किया, देखा, सुना, इसी वजह से हम उसकी नीयत से बाखबर है। दूसरी बात यह है कि मैं देखिए, हम इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानी दे सकते, 1 महीना भी नहीं दे सकते। आपकी बात को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं कि अगर सपोज इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंसमेंट करे और चीफ जस्टिस भी कर रहा है और भी करे और इलेक्शन कमीशन कह रहे कि मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, फिर क्या होगा? आईनी बहरान होगा, आईनी बहरान होगा। तो मुल्क इस वक्त जिस अंदाज से आगे बढ़ रहा है, और 3-4 दिन से मैं गांव का बंदा हूं, कल से मेरे तंगी में ऑपरेशन शुरू है, आज भी था। ठीक है, डिस्कनेक्शन खत्म करना। अच्छा, बिजली का कुंडे लगे कभी मैंने अपनी लाइफ में 44 इयर्स में मैंने कभी नहीं देखा था। मेरी बहुत अहम बात बता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि और लोग अभी चाहते कि हम अपने बिल जमा करें, कुंडा कल्चर डिस्करेज करें, कुंडा कल्चर खत्म करें। लोग डॉलर्स देते हैं, निकालते हैं, चीनी की जो है जहीरंदोज के लोग वो मार्केट में चीनी लाते हैं। तो अगर इस मुल्क के खातिर, अवाम के खातिर, इदारों के खातिर, आने वाले में अपनी हुकूमत के खातिर इस वक्त इस निजाम को मजबूत करूं, तो हर्ज क्या है इसमें? ठीक हो गया। अच्छा रोकड़ी साहब, एक देखें, आईनी तौर पे सदर साहब के पास इख्तियार है जो मैं अंडरस्टैंड कर सका हूं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये अनाउंसमेंट कर सकती है। अब मसला वही है कि क्या प्रैक्टिकली मुमकिन है या नहीं है। 2 चीजें सर, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो स्पीकर हैं वो भी इसी तरह बहाल हैं जैसे सदर साहब बहाल हैं टाइम के बाद? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, पार्लियामान स्पीकर वो भी उसी तरह मुकम्मल इख्तियार के साथ बहाल हैं। वो बैठे हुए हैं अपनी, बैठे हुए हैं ना, इख्तियार के साथ तो बहाल नहीं है। असेंबली नहीं है तो असेंबली नहीं। सदर साहब का भी टाइम पूरा हो गया और ये भी अब बैठे हुए हैं। ठीक है, इनको भी बैठा हुआ समझे जैसे स्पीकर साहिबान कौमी असेंबली के और वैसे सदर साहब ने, क्योंकि आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, सदर साहब ने 9 सितंबर से पहले फैसला क्यों नहीं किया? सर लाहनल कॉल, मैं आ जाता हूं डॉक्टर साहब की बात पे। उन्होंने कहा जी नियतों पे शक है। हाँ, नियत पे शक किया जा सकता है। कुरान करीम ने फैसला दे दिया, चले इनको उधर ले जाते हैं ना, क्योंकि मदीना की रियासत वाला में वहीं पे जानी चाहिए बात। कुरान कहते हैं लाहनल कॉल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लहजों से तुम्हें इनकी नियतों का पता चल जाएगा। हम अपने गांव के अंदर जब बैठते हैं तो हम अगले की चाल देख के बता देते हैं कि इसके दिल के अंदर क्या है। ये तो अभी कह रहे हैं ना, कहने से हम अंदर आ रहा होता है ना, आदमी जैसे चल के आ रहा होता है। तो सदर साहब आईनी काम नहीं करना चाहते, बहरान पैदा 100% ही इज अप टू दैट थिंग, बिकॉज इंटेंशनली ही इज डूइंग दैट। और पिछला पूरा टेन्योर देख लें। आपने कहा कि वो तो एक पार्टी के भी हैं, नहीं, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक ओथ उठाता है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं पार्टी से बाला, उसके बाद वो ओथ उठाता है। जो आदमी ओथ उठाने के बाद, इतनी बड़े मकाम के बाद ओथ उठाने के बाद मुकर जाए और मुकम्मल अपने ओथ के अगेंस्ट चले, आप उस पर भी शक करेंगे?
वैसे डॉक्टर साहब आप थोड़ा टाइम रह गया, आप ये फरमाइए सर, ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है सदर साहब का, वो उनका जो ओथ है उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा सर। जावेद साहब, आपने पहले एक बात की थी, प्रैक्टिकल की बात की, आपको वो किस्सा तो याद होगा ना, वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश वाला जो है वो था, वो उसको कहता है कि अगर ये हो जाएगा तो आई गिव यू माय 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, तो वो कहता है, फिर वहां पे मसला आ जाता है, वो कहता है ठीक है आप पाउंड ऑफ फ्लैश ले लो लेकिन खून नहीं बहना चाहिए। तो उसके बाद फिर ये हुआ था कि ये हो नहीं सकता। देखिए अदालत इसलिए ही होती है कि जहां प्रैक्टिकलिटी नहीं होती वहां वो उसका निकाल के दाला निकाल के या कुछ करके कर देती है। अब बात आ जाती है, रोकती साहब ने बात की है, उन्होंने इस्लाम का रेफरेंस दिया है, बिल्कुल सही किया है। मैं आपको जो मैंने एक वाकया सुना था वो ये था कि एक जंग के बाद एक सहाबा ने एक किसी बंदे को कत्ल करने की कोशिश की, उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूं, उन्होंने फिर भी उसको कर दिया। तो ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली गई। तो जब उन्होंने कहा कि जी वो तो मेरे डर से वो कर रहा था, तो उन्होंने कहा क्या तुम उसकी नीयत जानते थे? ठीक है। तो देखिए बात ये हो जाती है कि आप अगर नियत नहीं जानते थे, आप कह सकते हो कि जी हाँ हमें उन पे शक है, लेकिन ये कहना कि उनकी नियत खराब थी, ये मैं इस चंद सेकंड आ गया सर, चंद सेकंड रह गए। अगर रोकड़ी साहब जवाब देना चाहते हैं। कोई कत्ल नहीं कर रहा, न कोई हाथ उठा रहा है, न कोई ऐसी चीज कर रहा है, लेकिन किरदार को देख के ये सहाबा से साबित है। इन्हीं को बता दूंगा एक एग्जांपल, किरदार को देख के, पिछली तसलसल हरकतों को देख के हमें बड़ा शक है कि हजरत फिर वही अमल करेंगे जो पहले आप देख लें ये माफिया कौन है, माफिया के खिलाफ ही सारा हो रहा है। माफिया में अच्छा एक और चीज सर, क्या इनको क्या ये जो अभी काम हो रहा है इसको ये अप्रिशिएट करेंगे ये कुंडीच के खिलाफ, या इनसे पूछिएगा डॉक्टर साहब को कि ये जो चीनी माफिया के खिलाफ जो अच्छा काम हो रहा है कि नहीं? कंटिन्यू होना चाहिए। ये काम अच्छा हो रहा है ना सर? बिल्कुल अच्छा हो रहा है, इनके लिए बेहतर है, तमाम पार्टीज के लिए बेहतर है। कानून की बालादस्ती और तमाम मुजरिमों का कटहरे के अंदर आना पार्टीज ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ठीक है। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।